नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंशिका। देखिए, बिहार सरकार ने जातिगत आंकड़े जो जारी किए उसके बाद सियासत होना लाजमी है, लेकिन एक बड़ा सवाल सबके जहन में क्या बात कही, अब 2024 की लड़ाई जाति पर आई, ये सवाल उठने लगे हैं और बिहार से खासतौर पर देखिए, अब ये भी बना हुआ है कि ठीक है, जातीय आंकड़े तो आ गए, क्या आर्थिक स्थिति को लेकर अब आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, और इसे लेकर देखिए अलग अलग राय, अलग अलग रिएक्शन। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या अब जाति के आधार पर विकास होगा, कैसे आगे नीति अपनाई जाएगी, और इसे लेकर अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। पहले वो सुनते हैं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करें। नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा तो पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। भारतीय जनता पार्टी का कायकी काम है भावना को भड़का के वोट लेना। जब ये जाति आधारित गणना हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अथक प्रयास किया, भरपूर षड्यंत्र किया कि ये नहीं हो, बंद हो जाए। और जब कहीं सफल नहीं हुए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सॉलिसिटर जनरल को खड़ा कर दिया। जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। तो आपने सुन लिया, एक बड़ा मुद्दा, अलग अलग इस पर देखिए मंथन हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर जनता को कितना इससे फायदा, क्योंकि देखिए आखिरकार जनता का विकास ही मुझे लगता है सर्वोपरि होनी चाहिए हर राजनीतिक दल के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता पटना से अमिताभ ओझा जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आरजेडी अरुण यादव जुड़ चुके हैं, विनीत सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता जेपी रामविलास, राहुल कुमार जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आरएलजेडी से अनामिका सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी अमिताभ ओझा का रुख कर लेती हूं। अमिताभ, देखिए जातिगत जनगणना की बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं, और ये कोई नकार नहीं सकता, एक इसके पीछे राजनीतिक होती है, ये आप भी समझते होंगे और जनता भी समझती है। अमिताभ, अब इससे क्या आपको लगता है कि बिहार की सियासत में कितना इम्पैक्ट और कितना इसका असर दिखाई देगा? जी बिल्कुल, देखिए इसका जो असर है वो दिखना शुरू हो गया, और ये जातीय गणना की रिपोर्ट है। और जब शुरुआत हुई थी तो उस वक्त कहा गया था कि इसका आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण भी जातियों का करना है, और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दोनों जगह सरकार ने ये दलीलें अपनी रखी थी कि वो एक सर्वे करा रहा है ताकि जातियों का पता चल पाए कि बिहार में जातियों की स्थिति क्या है, और उसके हिसाब से जो योजनाएं बने तो उसमें उन्हें प्राथमिकता मिले। और इस बाबत ये पूरा सर्वे कराया गया था, और इसकी जो फर्स्ट फेज की जो रिपोर्ट है जिसमें जातीय गणना के जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं। अभी सेकंड फेज की रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक सर्वे जो की रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी, जिससे ये पता चल पाएगा कि इनका जो जाति, जो देखिए इससे पहले जब 1921 में हुआ था उस समय और अब में जातियों की संख्या भी बढ़ी है। टोटल 215 जातियों का इसमें डाटा एकत्र किया गया है, और इसमें ये बात भी बिल्कुल साफ आई है कि कई जो जातियां हैं वो बढ़ी हैं, कई जातियां जो हुई है कम हुई हैं। तो ये एक जो एक्चुअल फिगर है वो सामने अभी आया, आधिकारिक आंकड़े आए हैं। हालांकि अभी इस बात को लेकर के बहस भी शुरू हो चुकी है कि ये आंकड़े कितने सटीक हैं कितने नहीं है, इस पे कई तरह के आरोप प्रत्यारोप रहे, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा हम इसे मान सकते हैं कि एक आधिकारिक आंकड़ा आ चुका है, एक फिगर आ गया है कि किन किन जातियों की स्थिति क्या है। देखिए ओबीसी को पहले वो ज्यादा थी, लेकिन अभी ईबीसी की संख्या 36% आ गई है। तो ये एक मुद्दा अलग बनेगा, लेकिन इसका एक फायदा भी मिलेगा कि जो जातियों को लेकर जो कंफ्यूजन स्थिति हो रहा था, एक एक्यूरेट स्थिति 1931 के बाद ये पहला बिहार का वो जातीय आंकड़ा है जो सामने आया है, और इसके बाद स्थिति स्पष्ट होंगे। हालांकि देखिए 6 अक्टूबर को इसमें
हाई सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई भी होनी है, कि याचिका फिर पहुंची है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पहले से भी याचिका वहां पे लगी हुई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई थी इससे पहले भी। तो रह गई बात की आर्थिक सर्वे और सामाजिक सर्वे की रिपोर्ट है, उसके बारे में भी ऑफिशियल सूत्रों का कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अधिकारियों ने साफ तौर पे कहा था कि जल्द ही वो आंकड़े भी सामने लाए जाएंगे, और जिसको लेके बीजेपी की तरफ से सवाल भी किया गया था कि ये आर्थिक सर्वे कहाँ है। तो आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट भी तैयार हो रही है और मुझे लगता है कि जल्दी वो भी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। अब देखिए, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था और वो सामने लाया गया है, और उसके बाद ये स्थिति बननी ही थी, चाहे कोई भी पार्टी हो। अब जो भी उनके पार्टियों की जो दलगत जो जातियों की स्थिति है, उस हिसाब से उनकी हिस्सेदारी मांगी जाएगी। और देखिए, जो आज तक ओवरऑल अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बहुत ज्यादा अंतर इसमें नहीं दिख रहा है। पहले जहां पर अगर हम बात करें कि लालू प्रसाद जी के जो माय समीकरण था 30% के करीब से माना जाता था, अब वो 31.8% हुआ है। हाँ, हिंदुओं की आबादी जो थी वो भी, तो देखिए लगातार जो स्थिति। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन अमिताभ एक सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल देखिए जहन में है, एक मास्टर स्ट्रोक ठीक है कह सकते हैं, लेकिन क्या आर्थिक स्थिति में विकास संभव या जातिगत, क्या आपको नहीं लगता कि एक राजनीति का बड़ा मुद्दा भी है? इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, रिएक्शन भी लेते हैं। राहुल जी कैसे लेते हैं, क्या आपको लगता है कि एक बड़ा स्ट्रोक मिला है एनडीए के लिए? कह सकते हैं कि अब कुछ ना निगलते बन रहा है ना कुछ कहते बन रहा है, क्योंकि जातीय जनगणना की बात की जाए तो अब आंकड़े भी आ चुके हैं, और कुछ दिन बाद जैसा कि अमिताभ भी जिक्र कर रहे हैं आर्थिक आंकड़े आ जाएंगे, उसके बाद नीति बनाई जाएगी। ये खुद कहा है नीतीश कुमार ने। राहुल राहुल जी आप अनम्यूट कर लीजिए, उसके बाद आपकी आवाज आ पाएगी, बोलने से पहले अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अंजलि जी, जो कल आंकड़ा जारी किया गया है उसमें 2-3 बातें जो पहले आई है, मैं उस पर चाहता हूं कि चर्चा हो जाए। सबसे पहली बात तो ये कि आंकड़ों को लेकर के बहुत तरह का कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि प्रखंड स्तर पे या पंचायत स्तर पे इन आंकड़ों को रखा जाए, ताकि जिन किसी की भी आपत्ति है ताकि उसको वेरीफाई किया जा सके। आपको मालूम होना चाहिए कि यह होगी कि वोटर लिस्ट भी जब बनता है तो उसमें दावा और आपत्ति किया जाता है कि जिनका भी नाम छूट गया वो अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अमिताभ जी ने कहा कि एक बार मुझे ये बता दीजिए कि आप स्वागत कर रहे हैं आप इस आंकड़े को लेकर जो आया है, जो सरकार ने फैसला लिया है? क्या बोले, फिर से बोलिएगा। राहुल जी, क्या जो सरकार ने कदम उठाया उसका स्वागत कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये कदम, इस अंजलि जी इस कदम का स्वागत, बिहार की कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जिसने इस कदम का विरोध किया हो। कोई भी एक पार्टी का नाम आप लीजिए जिसने इस कदम का विरोध किया हो। 1931 में ये आंकड़े आए थे, आज हम 1941 का आंकड़ा सबके सामने सार्वजनिक नहीं हो सका किसी कारणवश, और आजाद भारत में ये पहली बार बिहार ने इस आंकड़े को लाने का काम किया। निश्चित तौर पर बिहार की सरकार और बिहार के वो सभी 9 दल सभी साधुवाद के पात्र हैं, सब लोगों ने इसमें भूमिका बनाई। लेकिन अभी जो महागठबंधन की जो सत्ता पक्ष है, इन्होंने जानबूझकर एक नोशन बनाने की कोशिश की कि बीजेपी हो या उनकी जो एलाइड पार्टियां हैं उसके खिलाफ है। ऐसा कहीं से भी नहीं है, बल्कि जो मौजूदा गठबंधन की सरकार है इसने इस आंकड़े के साथ राजनीति करने का काम किया है। वो इस रूप में कि जब पहले से तय था कि आर्थिक सामाजिक सर्वे भी किया जाएगा। बस 30 सेकंड समझिए। एक बार अरुण जी से रिएक्शन लेते हैं। राहुल जी दोबारा आएंगे आपके पास। अरुण जी और विनीत सिंह जी भी पहला रिएक्शन मुझे सबसे लेना होगा। अरुण जी देखिए, तमाम दल स्वागत कर रहे हैं आपको, आप लोग बिल्कुल, मुझे लगता है कि कोई शिकायत नहीं। और अरुण जी, लेकिन एक सवाल है और वो सबसे के पूछे जाएंगे, ये जो टाइमिंग होता है ना, वो टाइमिंग देखिए बहुत मैटर करता है राजनीति में। क्या लगता है आपको इस टाइमिंग से आरजेडी को कितना फायदा होगा, और इसके लिए आप लोगों ने क्या पूरी प्लानिंग की थी? एमवाई समीकरण जो अमिताभ भी कह रहे थे, सीधा साधा फायदा होगा आरजेडी? देखिए अंजलि जी, टाइमिंग और फायदे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और उनके खून में। जहां तक राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन इंडिया गठबंधन के लोग सत्ता की राजनीति नहीं करते, जनता की राजनीति करते हैं, जन सरोकार की राजनीति करते हैं। और इतिहास गवाह है कि जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी 2010 से
सदन से लेकर सड़क तक संघर्षरत हैं, अनेकों आंदोलन किए हैं। आपको पता होगा लोकसभा के अंदर भी 2010 में जब यूपीए की सरकार थी तो वहां भी ताल ठोक के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे, शरद जी भी नहीं रहे, तीनों नेताओं ने इस आवाज को बुलंद किया था और जिनके दबाव में यूपीए सरकार ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया था और जातीय जनगणना हुआ भी। उसके बाद किन कारणों से भारतीय जनता पार्टी इसको प्रस्तुत नहीं कर पाई, तो लगातार उसके बाद बिहार में भी आपने देखा जब हम विपक्ष में थे, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी विपक्ष में थे, तो लगातार इन मुद्दों को लेकर 2015 से लगातार संघर्षरत थे और अंततः सफलता मिली और इसके लिए महागठबंधन की पूरी सरकार और आदरणीय तेजस्वी यादव जी बधाई के पात्र हैं, जो कि यह आंकड़ा प्रस्तुत करके पूरे देश के सामने एक नजीर पैदा करने का काम किया। और आज मैं ठीक है इस बात से समर्थन करती हूँ, ठीक है, बहुत लंबे वक्त से हर कोई सोच रहा था। लेकिन अरुण जी, एक आपको भी लगता है ये जातीय जनगणना, ठीक है, आर्थिक आंकड़े भी आएंगे कि ये राग छेड़ देना, फिर से एक सवाल उठने लगे हैं कि एक तरफ हम विकास की बातें करते हैं, क्या अभी भी जाति देखकर ही विकास, क्या आर्थिक स्थिति पर भी हो सकता है विकास? ये हमेशा इस देश में चर्चा का विषय है। आपसे हम रिएक्शन लेंगे, विनीत सिंह जी के पास भी जाते हैं। विनीत सिंह जी, क्या आप लेते हैं इसको जो ये बिहार सरकार ने कदम उठाया है, क्या अब एनडीए के लिए खलबली सी मच गई है? क्योंकि देखिए राहुल कुमार जी ने भी कहा कि हम लोग तो कोई अगेंस्ट नहीं था, लेकिन नीतीश सरकार ने लगता है बड़ा कदम उठाया। आप सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून, विशेष करके अंजलि जी और अमिताभ सर आप दोनों को। प्राइमा फेसी अगर आप देखें इसको डेटा को, तो मुझे लगता है कि डेटा काफी फज है, काफी मैनिपुलेशन है डेटा में। और आप याद कीजिए अंजलि जी कि नीतीश कुमार जी ने कहा था हाईकोर्ट और सुप्रीम के सामने कि ये सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण है। अभी आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया नहीं है और इसका एक ही आशय उन्होंने बताया था कि जो भी लोग हाशिए पे हैं, जो वंचित हैं, उनके लिए हम पॉलिसीज और स्कीम्स बनाएंगे ताकि वो समाज के मुख्य धारा में आ सके। अब ये सामाजिक आंकड़ा पेश करके नीतीश कुमार जी ने एक चिंगारी छोड़ दी है। मुझे ये कहीं से नहीं लगता है कि यहां से इस डेटा पे, जब तक ये आर्थिक डेटा नहीं आए, इस डेटा पे कैसे मालूम चलेगा कि कितने लोग किस समाज से वंचित हैं, किस समाज से शोषित हैं और दलित हैं, कैसे उनको करेंगे। दूसरी बात यह है कि भाई अगर ये डेटा आपने बना भी दिया है जैसे भी हो, तो अब समय आ गया है पॉलिसी और स्कीम आपको लगाने का, यूज करने का, ताकि जो जनता जो आखिरी समुदाय आखिरी पायदान पे खड़ी है उसका मुख्य धारा में उसका स्वागत हो। ओवरऑल इसका लुबे लुबाब ये है अंजलि जी कि हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान जी इस डेटा को हम लोग नकारते हैं। इस डेटा में काफी सुधार की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि कुछ जातियों को फायदा पहुंचाने के लिए डेटा को मैनिपुलेट किया गया है। ठीक है जी, अनामिका सिंह, क्या आपको भी लगता है कि मैनिपुलेट किया गया? दूसरी बात, ये बात तो बार बार कहा ही जा रहा है कि ठीक है कुछ दिन में आर्थिक आंकड़े भी आ जाएंगे, उसके बाद हम नीति बनाएंगे, उसके बाद फैसले लिए जाएंगे, तो कहा ही जा रहा है। क्या आपको आवाज मिल रही है अनामिका सिंह? ठीक है, आपकी बात समझने की कोशिश करेंगे। आप नेटवर्क इश्यू कुछ लग रहा है। अमिताभ, ठीक है, एक तरफ से कहा जा रहा है, अमिताभ आप सुन ही रहे हैं, लेकिन क्या एक कहा जा सकता है कि ये बुलबुला छोड़ा गया है, उसके बाद अब कहा गया है कि ठीक है आर्थिक आंकड़े भी आएंगे, उसके बाद ये तो तय है अमिताभ कि पूरे देश में बिहार सरकार ने एग्जाम्पल सच कर दिया आपने कि नहीं, यूपी से भी मांग उठ रही है 2024। आपको लगता है कि फ्रेंडशिप हो जाएगा ये बड़ा मुद्दा? ये बिल्कुल देखिए, जातीय जब गन्ना की रिपोर्ट आई उसके बाद से चाहे राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, तमाम, और महाराष्ट्र में बात उठ रही है, महाराष्ट्र में भी कराने की बात हो रही, तो ये एक बड़ा मुद्दा तो जरूर हाथ लग गया है। लेकिन इससे देखिए किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी अछूती नहीं रहेगी कि उसके अंदर विवाद नहीं हो, कि हर कोई अपने जो कास्ट उनका जो समीकरण सामने है उसके हिसाब से वो अपने वाजिब हक मांगेंगे। अब देखिए बीजेपी के लिए हम बताया कि 2000 इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें राजपूत जाति के 22 लोगों को टिकट दिया गया था, भूमिहार जाति से 15 लोगों को टिकट दिया गया था और ब्राह्मण जाति से 11 लोगों को टिकट दिया गया था।
तो अब ये जो फिगर है, तो अब कल से जो लोग हैं तो अब कास्ट वाइज वो चाहेंगे कि हमें भी उतनी प्रमुखता मिले। इसी तरीके से अलग अलग पार्टियों में निश्चित तौर पे देखिए, जो रिपोर्ट आने के बाद एक और जो बड़ा मामला ये आता है, जीतन राम मांझी की हम पार्टी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो, तो इन लोगों का कद और इनका दावा और ज्यादा मजबूत हुआ है निश्चित तौर पे इस पे। उसी तरीके से ले लीजिए, अगर महागठबंधन की हम देखें तो महागठबंधन में निश्चित तौर पे आरजेडी का दावा जब होगा तो वो पहले की बनिस्बत ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि उनकी सबसे सर्वाधिक जो आबादी है वो यादव जाति की है ही है। तो लालू यादव कहें कि मेरा जो समीकरण है वो सबसे ज्यादा है, तो उनका भी दावा, तो हर पार्टी में भी ये होगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये कहेंगे कि ये जो बुलबुला छेड़ा गया है। रह गई बात, जो मुख्य मुद्दा था जो इस सर्वेक्षण को करवाने के पीछे, इस गणना को करवाने के पीछे, कि हम सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण कर रहे हैं ताकि जो बुनियादी सुविधाएं, जो योजनाएं बनाने में सरकार को इसके लिए मदद मिले, तो वो मुद्दा अभी देखिए वो बात में जाएगा, क्योंकि उससे यही वजह है कि सरकार ने भी पहले टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए पहले वो जातीय गणना की रिपोर्ट पेश की है, उसके बाद सामाजिक और आर्थिक का होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनावी जो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसके बाद इतनी आसान नहीं होगी इतनी जल्दी सारी जो उनके लिए योजनाएं को बनाना। तो मेन मुद्दा था कि जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट, जातीय गणना की जो रिपोर्ट थी उसे सामने लाया जाए, और यही वजह है कि जातीय गणना की रिपोर्ट सामने आई। और कल से अब क्रेडिट लेने के भी होड़ मच चुकी है, क्योंकि 9 दल शामिल थे बिहार में, जितने दल हैं आज में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो कि उस समय जेडीयू में, तो उनको छोड़ दिया है, तो बाकी तमाम जो 9 दल थे वो इस समय उस जो गन्ना की जो कमेटी पर जो मांग उठाई थी, सभी दल इसमें शामिल थे। और आज भी जो बैठक होने वाली है उसमें तमाम दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो और तमाम जो दल हैं, चाहे लेफ्ट की पार्टियां हो, सभी पार्टियां हो। तो क्रेडिट लेने से कोई यहाँ पे पीछे नहीं हट रहा है। कल से ही क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है कि हम भी इसमें शामिल थे, कोई इसके निगेटिव नहीं जाना चाह रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा जरूर मिल गया है, क्योंकि बिल्कुल अमिताभ आपने पहली महत्वपूर्ण बात कही कि हर कोई तो एक समीकरण साथ के चल रहा है, हर राजनीतिक दल, तो इसमें तो हर कोई क्रेडिट लेने की हो रहा है। अनामिका सिंह जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? अनामिका सिंह जी, क्या आप सुन पा रही है? अनामिका सिंह जी का नेटवर्क सही करें, उनको आवाज नहीं जा रही है, बार बार मैं उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे थे। राहुल जी, आप कुछ कमियां गिनवा रहे थे, और हालांकि अपने का कोई दल नहीं है जिसने, लेकिन आपको नहीं लगता है एनडीए इसमें पिछड़ गई? क्योंकि अब महागठबंधन ये तो कह ही सकते हैं आप मास्टर स्ट्रोक खेला है। देखिए अंजलि जी, मास्टर स्ट्रोक तो होता ही है किसी भी राजनीतिक कदम में, लेकिन जब आपको बिहार के डेवलपमेंट के बारे में सोचना है तो आप आंकड़े का 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर समग्रता में आंकड़े लेकर के आते तो आज हम ये डिस्कशन नहीं कर रहे होते कि इसका राजनीतिक लाभ किसको मिलेगा। आज हम ये बात कर रहे होते कि आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर कौन कौन लोग पिछड़े हैं, उसकी तरक्की के क्या सरकार कर सकती है। लेकिन सरकार ने डेटा को 2 हिस्से में बांटा। एक हिस्सा जिसका वो व्यक्तिगत तौर पर उस पार्टी का या उस गठबंधन को फायदा दिलाया जा सके, सिर्फ उसको राजनीति करना उस डेटा के साथ। लेकिन अगर वो आर्थिक और सामाजिक सर्वे अगर कंबाइन होकर के आते तो आज तमाम इस देश के अंदर जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो सोशल एनालिस्ट हैं, जो इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, वो तमाम चीजों पर बात करते हैं कि जो पिछले 30 साल की सरकार है या जो पिछले 75 साल की सरकार है, उसने कहां पे ऐसी कमियां की जिससे इन आंकड़ों में जो ये रिफ्लेक्शन है, ये जो पॉजिटिव साइड है, ये जो निगेटिव साइड है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चीजों को डाइवर्ट किया गया है, आंकड़े को अपने हित में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। लेकिन आंकड़े ऐसे आए हैं कि उसका इस्तेमाल कहीं से करते हुए दिख नहीं रहा है। अब रही बात, अरुण जी ने कहा कि तेजस्वी जी बहुत एकदम बेदम थे कि अभी डाटा जारी हो जाए। 1990 से 2005 इनकी सरकार रही, 2014 से 2017 तक सरकार रही, तो कभी इनको डाटा की चिंता नहीं हुई। इनकी सिर्फ चिंता माई समीकरण की रही, और माई में भी सिर्फ अपना रहा, मुसलमानों का नहीं रहा। आज भी जो ये आज तो ये तय हो गया कि अगर यादवों की संख्या 14-15% है और मुसलमानों की संख्या 17% है, और इस वोट पर इनका दावा, ये हमेशा ये बात करते हैं कि भाई हमारे पास तो इतना है, जिसकी बात अभी 30 से 32% की बात हुई। तो अगर विधायकों की संख्या और सांसदों की संख्या को अगर आप देखेंगे तो सीधी सी बात है कि कहीं से भी वो भेदभाव वाला ही आंकड़ा सामने आएगा। तो अरुण जी जब अपनी जाति को या अपने प्रभाव वाले क्षेत्र को छोड़कर किसी को नहीं देना चाहते हैं, जिस मुस्लिम समाज ने पिछड़ापन स्वीकार करते हुए अपने लिए कभी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मांगी, तो दूसरी जातियों को कैसे दे देंगे? ये सिर्फ एमवाई समीकरण को एक तरीके से फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये देखिए लगातार सवाल उठ रहे हैं। वही अरुण जी, अब बड़ी बात ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर मैं देख रही थी महागठबंधन में बहुत ज्यादा माथापच्ची चल रही थी। क्या आसान हो जाएगा इसके बाद?
अरुण जी क्या आप सवाल सुन पा रहे हैं? देखिए अंजलि जी, अपने सार्वजनिक अरुण जी आपका ऑडियो बिल्कुल ग्लिच कर रहा है, हम लोग कोई सुन नहीं पा रहे। दोबारा से आपका रुख करेंगे, विनीत सिंह जी का रुख करेंगे। विनीत सिंह जी आपने बताया कि ठीक है ये कमियां हैं और अनामिका जी का जवाब ले लिया जाए। क्या अनामिका सिंह जी आपके पास ऑडियो पहुंच रहा है? जी अंजलि, ठीक है। हाँ जी अंजलि जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। हाँ ठीक है अनामिका सिंह जी, आप बहुत देर से जुड़ पाई, लेकिन अनामिका सिंह जी मुद्दे तो आप समझ ही रहे हैं कि पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। अनामिका सिंह आपको नहीं लगता है कि एनडीए पिछड़ गई, खासतौर पर बीजेपी नुकसान हो सकता है आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में? भी नहीं, एनडीए को जो बढ़त दी है वो यहाँ की मतदाताओं ने दी है, देवतुल जनता ने दी हुई है, और हमारा रिपोर्ट कार्ड वो जारी करेंगे और वो कर भी रहे हैं पिछले 2 लोकसभा चुनाव से, और वो आने वाले समय में हमारी स्कोरिंग करेंगे। हमारा स्कोर जनता है, और ये बहुत ही पीड़ा की बात है कि इस तरह से ठीक है, एक जनगणना आती भी है तो इसमें कोई बहुत एक ऐसी नई बात नहीं हो गई, अनूठी बात नहीं हो गई जो पहले नहीं थी। हम दल और हर राजनीतिक दल के अपने सर्वे होते हैं और सबको पता होता है कि कौन सी जाति कहाँ पर कितनी है, तो इस बात पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो एक कई बार सार्वजनिक तौर पर आंकड़े आए नहीं थे ना, आप ये सोचिए इतने सालों बाद जब आए किसी भी समाज अंजलि जी किसी भी जहां तक क्रेडिट लेने की बात है तो हम सरकार में तो हम इससे अभी भी इनकार नहीं कर रहे हैं। इसको करने का उद्देश्य क्या है, नीति क्या बनेगी और नियत क्या है, ये अंजलि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी आपसे, मुझे काफी देर में मैं सबको सुन भी नहीं पाई कि किसने क्या कहा, पर मोटा मोटा मुझे अंदाज है कि किसने क्या कहा होगा। किसी भी राष्ट्र के किसी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए और उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण है कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की बात की जाए। लगातार की जा रही है कि हम इससे खुश नहीं है या हम पिछड़ गए, तो रोनी आचार्य कमेटी हमने ही बनाई, और सब इस बात को जानते हैं कि पिछड़े के नाम पर 2-3 जातियों ने इतना ज्यादा आरक्षण ले लिया कि उन्हीं जातियों की जो दूसरी जातियां थी वो पिछड़ती चली गई जो पिछड़ों में थी। तो इसको बहुत बारीकी से देखने की आवश्यकता है, और ये सर्वे की अभी कोई विश्वसनीयता नहीं है, और उसके जो बिंदु 26-27 बिंदुओं पे ये हुआ है, वो जब सारे आ जाते हैं उनका अध्ययन करके, मुझे लगता है किसी भी विकासशील देश में और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाते हुए देश में ये महत्वपूर्ण होना चाहिए कि अंतिम पंक्ति में हर जाति समाज से जुड़े हुए व्यक्ति को उसका लाभ मिले, वो ये इस बात पे ना मिले कि वो किस जाति का है। और मुझे एक और बात लगती है अंजलि जी, जिस तरह से नीतीश कुमार जी माहिर है, जिस तरह से माहिर है वो कोई ना कोई ऐसी विचित्र चीज कर देने में, और चूंकि वो बहुत ज्यादा डिटरमाइन है प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने में, तो मेरी तो अपनी ये सोच बन रही है कि जब उन्हें उस गठबंधन में, घमंडिया गठबंधन में कोई विशेष जगह नहीं मिलती है, संयोजक नहीं बन पाते हैं, तो वो एक पत्ता खेलते हैं अपनी अहमियत दिखाने के लिए उस गठबंधन में, और सबसे आगे पंक्ति में खड़े हो जाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको लगता है कि एक प्रबल दावेदार के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए कि ये अलग से कवायद है? जी बिल्कुल, ये कवायद है कि मैं सबसे अलग हूँ। जी बिल्कुल अलग हूँ, वो ऐसा कोशिश करें, क्योंकि उनके साथी जो नेता है वो लगातार प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं। और एक चीज और अंजलि जी मैं कहना चाहूंगी जो बहुत दुखद है, उनकी पार्टी के केसी त्यागी जी अमिताभ जी, मैं आपको सुनूंगी, मैं आपका सम्मान करती हूँ आपके विचारों का। मुझे मेरी एक और बात पूरी होने दीजिए, मुझे एक बात और छोटी सी बात है। ठीक है, कहिए। उनके यहाँ के वरिष्ठ एक नेता ये कहते हैं कि 2024 में ये एजेंडा होगा, जाति जिनके लिए एजेंडा हो उनकी मानसिकता क्या होगी। और मैं तो बिल्कुल यहाँ से कहना चाहूंगी कि अपनी पिछड़ी जाति से आदरणीय नीतीश जी या अपनी ही पिछड़ी जाति से आदरणीय तेजस्वी जी अपनी ही जाति के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का दावेदार प्रस्तुत कर दें, ये बहुत सुंदर होगा। जो पिछड़े की जो बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी बात ही नहीं करती। जी नमिका जी, अभी सभी की निगाहें बीजेपी पर इसलिए हैं, और ये आरोप भी बीजेपी इसलिए लग रहा है कि बीजेपी किसी न किसी माध्यम से इसे रुकवाने की कोशिश की, जैसा कि तमाम महागठबंधन के नेताओं कल से आरोप लगा रहे हैं। और एक बात है भी कि बीजेपी को अगरों की पार्टी माना जाता था, और आज के डेट में ओबीसी की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है कि ईबीसी उनसे ज्यादा है, तो अब ओबीसी बनाम ईबीसी का मुद्दा भी अब बीजेपी के अंदर रहेगा। और इसमें जो स्वर्ण जो आपके नेता हैं या फिर जो उम्मीदवार होते थे अंदर, तो उनके लिए भी मांग उठेगी। तो ये कंडीशन वाली स्थिति जो है बीजेपी के अंदर ज्यादा देखी जा रही है। बनस्पत की हम बात करें, लोजपा की बात करें, हम पार्टी की बात करें, तो ये जो एनडीए के अगर दलों की हम बात करें तो उसका बीजेपी को इस स्थिति से ज्यादा गुजरना पड़ेगा।
जी जी अमिताभ जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। सबसे पहले तो आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो आपको आंकड़े भी पता होंगे जो हमें हमेशा ये कहते रहे हैं। और अब वो कि हम स्वर्णों की पार्टी हैं, फॉरवर्ड की पार्टी हैं, वही बिलबिला के कहते हैं कि मंच से क्यों प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं पिछड़ों का बेटा। ये नहीं कहते कि मैं राजीव गांधी का बेटा हूँ, इंदिरा जी का पोता हूँ और सोनिया जी का बेटा हूँ। वही नहीं कहते मैं लालू जी का बेटा हूँ, राबड़ी जी का। वही कहते हैं पिछड़े। पिछड़े मतलब किसी भी तरह से पिछड़े हुए हर व्यक्ति का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, वो एक बात कहते हैं। दूसरी बात जो आपने कही, ये विषय यहाँ खत्म होता है कि हम अगड़ों की नहीं, हम पिछड़ों की भी, और हर पिछड़े मतलब हर संदर्भ में पिछड़े हुए व्यक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी है और उनकी पार्टी है। दूसरा, अगर आपने आंकड़ों पे गौर किया होगा तो लगातार हर अति पिछड़ा भी कितना भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, आपने ही देखा होगा अमिताभ जी। और इसका कारण है हिंदुओं को अलग अलग जाति में बांटकर परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग, समाजवाद और लोहियावाद को बेचने वाले लोग, जिन्होंने सिर्फ अपनी परिवार की उन्नति की, उनको ठुकरा दिया है इस देश की जनता ने। इस देश का हिंदू, इस देश का सनातनी और बहुसंख्यक कहना चाहूंगी अब जागृत हो गया। उसे भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जीने वाली पार्टी चाहिए, उसे रमने वाली पार्टी चाहिए, उसे 370 हटाने वाली पार्टी चाहिए। लेकिन देखिए क्या है ना कि मैं विनीत सिंह जी से एक सवाल लूंगी, लेकिन उसके पहले मैं अरुण जी से रिएक्शन लूंगी। अरुण जी, ये सवाल उठ रहे हैं, हालांकि आप सुन पा रहे थे कि नहीं, राहुल जी ने भी सवाल उठाया, अनामिका जी ने, कि ये जो आप लोगों ने आंकड़े जारी किए सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये जारी किया गया है, ना कि किसी के हित साधने के लिए कदम उठाया गया। अरुण जी, देखिए, इन लोगों के पेट में दर्द हो गया है और इस दर्द का अब इलाज नहीं है, क्योंकि महागठबंधन की नई सरकार ने जनहित में जैसा फैसला लिया है, इससे ये लोग बिलबिला गए हैं। क्योंकि ये लोग जो मुट्ठी भर लोगों का नेतृत्व करते हैं और जो सारे संपदा पर इनके लोगों का जो वर्चस्व है अब टूटने वाला है। अब तो आ गया, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हर कोई बात करेंगे। अब तो आपको हिस्सेदारी देना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे बचकर, बहुत हो गया, अब वो चलने वाला नहीं है, अब तो बताना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ से इन लोगों को चिंता होती है जिसकी, लेकिन हमें चिंता है गरीबों की। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि हमारा मकसद है जो भी जाति से ऊपर, जो भी अगर गरीब है, गरीब तबके का विकास करना। ये प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना किया है। वो तो कहते ही हैं सबका साथ सबका विकास, बात करते हैं, लेकिन उसके विपरीत काम करते हैं। भारत सरकार में देखिए, भारत सरकार में 90 सचिव हैं, 3 ओबीसी। आप चले जाइए न्यायपालिका में, चले जाइए पत्रकारिता में, हर जगह मुट्ठी भर लोग कुंडली मार कर बैठे हुए हैं। वह अब चलने वाला थोड़े है। अब तो जिसकी जितनी आबादी है हिस्सेदारी देना पड़ेगा। 10% स्वर्ण समाज के लोग, अंजलि जी, अरुण जी को मैं जवाब देना चाहता हूँ। अरुण जी को मैं एक जवाब थोड़ा सा देना चाहता हूँ। राहुल जी मुझे आधा मिनट दीजिए, अंजलि जी सिर्फ आधा मिनट। अरुण जी, अनामिका जी कुछ कहना चाहिए। आधा मिनट का जवाब। 88 ओबीसी विधायक हमारे पास हैं, ठीक है, 88 ओबीसी विधायक। एक विषय, और इस स्तर पर नफरत के मत जाइए कि मीडिया में भी आप तय करने लगेंगे आप वही लोग हैं ना जो जातीय हिंसा में बिहार को नरक में झोंका, वही है ना अरुण जी। इस देश को क्षमा कर दीजिए, आने वाली पीढ़ियां कहते हैं, आप स्वीकार करिए, हम स्वीकार करते हैं, आप स्वीकार करिए, आप स्वीकार करिए। आपने दवानल में झोंका है, आपने बिहार को जातीय हिंसा की। आप लोग वही लोग हैं ना, पेट में दर्द शुरू हो गया है गरीबों के। हमने कभी कहा मायावती जी की तरह आप सबों का चोरी पकड़ा गया है, अरे इनको शांत कराइए। अंजलि जी मौत करने की सुविधा रखिए। चिंता मत करिए, मैं कुछ आंकड़ा देना चाहता हूँ अंजलि जी। अंजलि जी, बात हो रही है एडिशनल सेक्रेटरी की या ज्वाइंट सेक्रेटरी की। ये सब पद यूपीएससी से भरे जाते हैं और ओबीसी को 27% का जो आरक्षण है वो बीपी मंडल जी जो एक यादव समाज से आते थे
तो अब उसमें क्या किया जाए कि आपको कंप्लीट करा दिया जाए, क्वेश्चन पेपर आउट कर दिया जाए अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो? पहली बात। दूसरी, अब शांत रहिए ना, शांत रहिए सर, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। दूसरी बात है कि ये आंकड़े जारी करके, सुन तो लीजिए, ये आंकड़े जारी करके 500 करोड़ रुपया दे के इससे फायदा क्या हुआ है? क्या जो गरीब जो खड़ा है अंतिम पैदान पे, क्या वो मुख्य धारा में आ गया? अब तो डिपेंड करता है ना कि आर्थिक रिपोर्ट आपका आता है, उसके बिना पे आप स्कीम पॉलिसीज बनाते हैं। तीसरी बात अंजलि जी, तीसरी बात, नहीं कितना इंतजार, तो साथ में ही रिलीज करते ना। इन्होंने चिंगारी लगाने के लिए सामाजिक डेटा पहले इन्होंने रिलीज किया है ताकि 10 से 15 दिन में लोग परेशान रहे। अब जो मुख्य जो बात मैं कहना चाहता हूं अंजलि जी, ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा था कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हम बताएंगे क्या मोडस ऑपरेंडाई था। ऑनलाइन हम कल ढूंढते रह गए, कुछ भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। हम कैसे मान लें कि इन्होंने घर में बैठ के इसको मैनिपुलेट करके नहीं रिलीज किया है? और किया भी है तो 63% कहां 1911 की बात कर लें। आप देखिए स्वर्ण जातियों में जो है माइनस में चल रहा है, ग्रोथ रेट माइनस में चल रहा है। और जो बात आप कर रहे हैं ओबीसी की बात कर रहे हैं, 27% BC1 की, बिहार में ओबीसी को BC1 और BC2 में बांटा गया है, जिसको कि BC2 को एक्सटर्नली अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। तो 27% इधर हो गया, 36% इधर, 63%, ज्यादा फर्क नहीं हुआ है। लेकिन अगर आर्थिक सर्वेक्षण निकल के आएगा तब तो मालूम चलेगा ना कि बहुत गरीबी रेखा से नीचे कौन है, क्रीमी लेयर कौन है, तब तो उसमें बात होगी। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है आर्थिक सर्वेक्षण में आएगा तो नीति बनाई जाएगी। राहुल जी जल्दी से अपना पॉइंट रखिए। देखिए, अरुण जी हो या राहुल गांधी जी हो, फर्जी आंकड़े रखने में बहुत माहिर होते हैं। आप कहते हैं सेक्रेटरी 2 है, डेटा को सिर्फ अपने हित में मत इस्तेमाल करिए। 2014 में सेक्रेटरी, प्रधान सचिव, अतिरिक्त सचिव जो होते हैं उसमें कुल मिलाकर के 2 ओबीसी थे 2014 में, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। आज 2023 में 63 है जो सचिव है, प्रधान सचिव है और अतिरिक्त सचिव है। लेकिन इनको आंकड़े चुके अपने हित में इस्तेमाल करना है। और 2 बात मैं कहना चाहता हूँ कि पेट में दांत नहीं, अंजलि जी पहले सुना जाए, आज इन्होंने कहा कि हम लोग के पेट में दर्द हो रहा है, आज सुबह कांग्रेस ने कहा कि भाई अति पिछड़ा की संख्या बहुत निकल गई है, तो 3 कम से कम डिप्टी सीएम होंगे। अरुण जी यहीं पे है आरजेडी के, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो 3 डिप्टी सीएम ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं इसकी घोषणा कर दें, क्योंकि इसमें तेजस्वी जी की क्या भूमिका होगी, उनका कद क्या बचेगा। अच्छा, कांग्रेस ने कर्नाटक में जाति जनगणना कराया, आपने आंकड़े बता दिया अरुण जी। राहुल जी भी ये बात कह रहे हैं कि देखिए बड़ा सवाल ये है कि ये जो जारी किए गए हैं ये क्या एक साथ नहीं करने चाहिए थे क्या, ये सीट शेयरिंग से पहले? और एक बात ये भी पूछा गया ना कि आप नहीं सुन रहे थे, अनामिका जी ने ये सवाल उठाए, ऐसा तो नहीं नीतीश कुमार का जो आप लोग भूल गए थे ना, आप लोगों ने संयोजक पद के लिए उनको हामी भरी, अब इंडिया गठबंधन में क्या इससे उनका कद तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि हर राज्य में चर्चा हो रहा है, जैसा कि आपने जिक्र किया था, आप स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं इसको राजनीति में, क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए इस पर बैक पर कहा जा सकता है। तो क्या अरुण जी अब आप लोग समर्थन करेंगे नीतीश कुमार के लिए? देखिए, चले थे दिल्ली और उतर गए पटने में, मामला क्या था, चले गए वही ये तो मैं भी कहूंगी कि जो भी राजनीतिक दल फायदा तो हर राजनीतिक जाति समीकरण को लेकर उठाती है। इसमें अगर कोई कहेगा नहीं मैं विकास पर्पज से, तो ये जनता भी समझती है। बताइए जनहित में जनहित में जिनकी जितनी हिस्सेदारी उसका उतना अधिकार, तो क्या ये मुस्लिम मुख्यमंत्री प्रपोज करेंगे? क्या ये मुस्लिम समाज से मुख्यमंत्री प्रपोज करेंगे? आपसे ज्यादा आबादी है मुसलमानों की। चिंता मत करिए। सबसे पहले सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी को कहिए ना, कितना उनके कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, अकलियत कितने लोगों को एमपी दिया। पहले जहां हैं कॉलेजियम सिस्टम की बात करते थे उपेंद्र कुशवाहा जी, भूल गए वही सारा डाटा लेकर घूमा कर। जितना ओबीसी आज मंत्री है वो 2014 की मनमोहन सरकार से ज्यादा है। आज कांग्रेस की मनमोहन सरकार से ज्यादा ओबीसी मंत्री आज केंद्र की सरकार में है। पहले आंकड़े जुटा लीजिए अरुण जी,
अरुण जी पहले आंकड़ा जुटा लीजिए। अरुण जी एक और आंकड़ा लीजिए आप। कर्नाटक का आंकड़ा अभी तक क्यों नहीं जारी किया? अरुण जी को एक आंकड़ा देते हैं हम। और जवाब मैं विकास से लूंगी। आप तमाम राजनीतिक दल से एक सवाल है। अरुण जी सवाल सुन लीजिए। क्या तमाम जो राजनीतिक दल है एक युवा के तौर पर, और जो युवाओं की आवाज होती है, मैं वही आवाज उठा रही हूँ। हमारा मकसद है जनता की आवाज उठाना आप सबसे, और ये एक प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से हम लोग आप सबसे रिएक्शन भी लेते हैं। क्या इस देश में विकास जो होगा, क्या आर्थिक, जैसे कि अरुण जी आपने एक बात कही कि लोग भर्ती हो जाते हैं, क्या मेरिट के आधार पर भर्ती होनी चाहिए या जाति के आधार पर? अगड़ा पिछड़ा की राजनीति इस देश में कब तक चलेगी? एक युवा का सवाल है जो लगातार हमारे कमेंट्स में भी आते रहते हैं। तो मैं चाहूंगी कि इस पर आप लोग जरा सोचिए, जरा मंथन कीजिए, क्योंकि मुझे पता है हर राजनीतिक दल के अपने अपने समीकरण है। क्या इससे ऊपर उठ पाएंगे हमारे देश की, अगर आप कहते हैं मुद्दे, ये तो एक बड़ा सवाल बना रहेगा। अमिताभ जी, क्या इससे ऊपर उठ पाएंगे? ये युवा के सवाल मैंने पूछे हैं कि वो बिहार की जनता भी जानना चाहती है। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, और मैं चाहूंगी कि इससे लेकर तमाम राजनीतिक दल अगर आकलन करें, इससे ऊपर उठ के सोचे तो बड़ी बात है। अमिताभ जी बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन आज के डेट में आप देखिए कि पहले बिहार और यूपी खासकर बदनाम होती थी कि यहाँ जाति की राजनीति होती है, लेकिन आज तो ये जाति गणना की बात और जनगणना की बात तो राष्ट्रीय स्तर पे उठ रही है। तो अब ये केवल बिहार और यूपी तक ही सीमित नहीं रह गई है। राहुल गांधी कल सभा में कहते हैं, राहुल गांधी उठा रहे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। इससे पहले भी कई अलग इंडिया के मंच पे भी बात उठ चुकी है, और कल भी जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई थी तो ये बना, कई पार्टियों ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम जातीय जनगणना करेंगे। तो निश्चित तौर पे अब ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, और निश्चित तौर पे इसका असर जो है आगामी चुनावों में साफ तौर पे दिखने को मिलेगा। लेकिन अब ये जातीय गणना की रिपोर्ट देखिए, सीधे तौर पे इसका राजनीतिक उपयोग ही ज्यादा होगा, बजाते कि इससे सामाजिक और आर्थिक उत्थान की जो बातें कही जा रही थी उसकी, क्योंकि ये एक जो मास्टर स्ट्रोक इसलिए था क्योंकि आने वाले चुनाव में ये जातीय गणना एक बड़ा फैक्टर बनेगी। और जिस तरीके से कल से देखिए माहौल बदला है, कल से हर पार्टियां इस मुद्दे पे लगी हुई है, चाहे वो स्टे लेने की बात हो या फिर उसके आगे की रणनीति बनाने की बात हो, हर पार्टियों में इस बात की चर्चा है, और हर आम लोग इस बात की चर्चा कर रहा है कि ये जातियां क्या है। आप सोशल मीडिया पे देखिए लगातार ये जो जातीय गणना की रिपोर्ट है इसको लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। क्या इससे विकास होगा, क्या इससे जातियों का उत्थान होगा, या फिर विकास राजनीतिक पार्टियों का होगा? ये एक बड़ा मुद्दा है और निश्चित तौर पे ये आगे बढ़ेगा। हालांकि अगर हम बात करें तो देखिए, अगर जो आंकड़े हैं, हर एक पार्टियों के पास अपना एक अलग एनालिस्ट विंग होता है, और वो हर एक पार्टियों के पास ये आंकड़े लगभग मिलते जुलते आंकड़े हर एक पार्टियों के पास होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, और उसी पार्टी में कास्ट रिपोर्ट के आधार पर ये टिकट भी देती है और उनकी हिस्सेदारी भी तय करती है। तो ये नया नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो इसमें आई हैं, जो इस रिपोर्ट के आने के बाद सामने आई है, कुछ गड़बड़ियां जो आई हैं, कई इलाकों से ये बात उठ रही है। निश्चित तौर पे ये भी एक बड़ा मुद्दा आने वाले दिनों में बनेगा कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में, क्योंकि कई लोग कई जगह से ये बातें सामने आ रही है कि उनकी जो उनके बारे में उनकी जानकारी नहीं ली गई थी, उनसे नहीं गणना कर्मी उनके पास नहीं गए थे। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। अब देखना है कि जो अब मांग की जा रही है कि ये जो पूरा डाटा है उसे किस आधार पे अपलोड किया जाएगा, ताकि ये लोग जान सके कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे इलाके में कितने कितने लोग किस जाति के हैं, ये जानकारी हो। हालांकि अभी तो देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का भी, जिसमें कहा गया था कि सभी की सूचनाएं जो है वो लीक नहीं की जाएंगी। बिल्कुल अमिताभ, ये आपने एक बड़ी बात कही कि देखिए एक मुद्दा तो बन चुका है, लेकिन एक सवाल, ठीक है, ये आंकड़े आए, क्या आर्थिक आंकड़े आए हैं जो एक सामाजिक सरोकार की हम बात करते हैं, सामाजिक विकास की बात करते हैं, हो पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, या सिर्फ राजनीतिक फायदा हो पाएगा, ये भी वक्त ही बताएगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार से एक राज्य कह सकते हैं और एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा मिल गया है, अब पूरे देश में एक ये बड़ा मुद्दा बन गया है। तो 2024 की लड़ाई क्या जाति पर आई, ये समझने वाली बात है। आप लोग क्या सोचते हैं, जरूर अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। धन्यवाद।